हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं, दैट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। काफी सिंपल टॉपिक है। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है क्या, पहले जल्दी से हम उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अमलगमेशन चैप्टर में देखा कि दो कंपनी मिलकर जब एक कंपनी फॉर्म करते उसको अमलगमेशन कहते हैं। जब कोई एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर कर लेती उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक न्यू कंपनी फॉर्म करी जाती है दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी में, लेकिन इस उन तीनों ही केस में वेंडर कंपनी लिक्विडेट होती है, वो बंद हो जाती है। लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एक ऐसी चीज होती है कि हमारी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करी, कई सालों से उसके काफी लॉस है, या कुछ एक्सपेंसेस है जो कि हमने राइट ऑफ नहीं करे, या ऐसा है कि जो हमारी एसेट्स है बुक में वो ओवर वैल्यूड कर रखी है। आई मीन टू से ओवर वैल्यूड मतलब कि सपोज बुक में जो कीमत लिखी उससे मार्केट में उतनी कीमत उसकी नहीं है। बुक में मैंने लिखा लैंड एंड बिल्डिंग 10 करोड़, मार्केट में 6 करोड़, तो हमारी जो एसेट्स है ओवर वैल्यूड कर रखी है, काफी लॉसेस है, और कुछ एक्सपेंसेस जो हमने राइट ऑफ नहीं कर रखे। तो हम लोग चाहते हैं कि इस कंपनी को लिक्विडेट ना करें, लिक्विडेट भी ना हो, और हमारी जो हमारे स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर हो जाए। तो अगर लिक्विडेट कर दूं तो फिर तो वो अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का केस हो जाता है, वहां पे वेंडर कंपनी लिक्विडेट होती है। तो हम लोग विदाउट लिक्विडेटिंग कंपनी कि हम इस कंपनी के स्ट्रक्चर को अच्छा करना चाहते हैं। तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल, कैसे उस स्ट्रक्चर को हम लोग अच्छा कर सकते हैं। तो एक तरीका होता है बेटा कि मैंने सोचा कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, आप सोचते हैं अगर, तो आपने देखा कि अगर ये जो भी मैं जिन चीजों के बारे में बोल रहा हूं कि ओवर वैल्यूड कर रखा है उसने, जैसे कि एसेट्स को ओवर वैल्यूड बुक्स ऑफ अकाउंट में ज्यादा लिखा हुआ है, कुछ लॉसेस है उनके डेबिट बैलेंस होते हैं, एक्सपेंसेस राइट ऑफ जो नहीं करो एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस होते हैं, इन सब के डेबिट बैलेंस है, इनको मुझे कम करना है। तो इनको मुझे कम करना है तो इनको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मेरे एसेट साइड में जो बैलेंसेस है उनको मुझे कम करना, लेकिन मैं किसके अगेंस्ट में एडजस्ट करूंगा वो भी तो क्वेश्चन राइज होता है। तो हम लोग लाइबिलिटी साइड में जाते हैं, और लाइबिलिटी साइड में हम लोग को बहुत लोगों को पैसा देना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं कि मेरे कुछ लोन ले रखा हूं मैंने, कुछ क्रेडिटर्स है, ठीक है, कुछ डिबेंचर होल्डर्स है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर है, कई लोग हैं मेरे लाइबिलिटी साइड में। मैं उनके पास जाता हूं और मैं उनको कहता हूं कि देखो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं, कहीं लॉसेस हो रहे, कई सालों से ओवर वैल्यूड कर रखी है एसेट, एक्सपेंसेस कहीं जो हमने राइट ऑफ नहीं करे। अब उन उस स्ट्रक्चर को अच्छा कर तो कहीं ना कहीं तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं किसके अगेंस्ट में एडजस्ट करूं, वो क्यों नुकसान है, मैं एसेट की वैल्यू को कम करना चाहता हूं क्योंकि ओवर वैल्यूड करेंगे, लेकिन किसके अगेंस्ट एडजस्ट करूं, तो ये जो लाइबिलिटी साइड के आइटम्स उनको मैं कहता हूं कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। तो बहुत सिंपल चैप्टर, बस लॉजिक आपने समझना पड़ेगा। मैं उनको कहता हूं कि लाइबिलिटी साइड के जो आइटम है मेरे, जो मैं आपकी हेल्प चाहता हूं, बोले किस तरह की हेल्प चाहते हो। मैंने कहा देखो एसेट साइड में मेरे डेबिट बैलेंस है उनको मैं कम करना चाहता हूं, तो ना किसी से मुझको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो मेरा नुकसान है एसेट को कम कर रहा हूं, लेकिन आप मेरी लाइबिलिटी हो, तो कोई ना कोई फायदे के अगेंस्ट मुझे एडजस्ट करना, क्यों ना ये लाइबिलिटीज अगर मेरी कम हो जाती है तो फायदा होता है। मैं क्या कह रहा हूं बेटे, ये जो लाइबिलिटीज अगर मेरी कम हो जाए तो मेरा फायदा होगा। तो मैंने कहा मैं कुछ आपसे फायदे की एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एक्सपेक्टेशन है मेरी आपसे, और इन लाइबिलिटीज को मैं क्या करना चाहता हूं, इन लाइबिलिटीज को मैं कम करना चाहता हूं। तो लाइबिलिटीज को कम करना चाहता हूं, तो वो उनसे एक एक करके अपन अग्री करते, वैसे अपने को चैप्टर में अकाउंटिंग सीखना है, तो उनसे अकाउंटिंग एंट्री फॉर्म करना बहुत आसान है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे उसको एक एक करके मुझे लाइबिलिटीज को कम करना है, तो उसको मेरा फायदा हो रहा है क्योंकि मैं पहले डिबेंचर होल्डर के पास जाता हूँ, सप्लायर के पास जाता हूँ, जिनसे मैंने लोन लिया उनके पास जाता हूँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास जाता हूँ, फिर इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाता हूँ, और उनको कहता हूँ कि मुझे लाइबिलिटीज आपको जो आपको देना, मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, मुझे जो आपको देना वो मैं उतना नहीं दे पाऊंगा, मैं उसमें कुछ कम करो। तो जो कम वो करेंगे तो वो मेरा फायदा हो गया, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचते तो ये मेरा फायदा हो गया। और जो मेरा फायदा हुआ, इस फायदे को मैं एक जगह जमा करता हूं, एक बॉक्स है, सपोज मैं एक बॉक्स, सपोज मेरे पास कोई बॉक्स है, इस बॉक्स में इस फायदे को मैं जमा करता हूं, ठीक है, इस बॉक्स में फायदे को सपोज मैं जमा करता हूं। मैंने कहा ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में मैंने क्या किया, इस फायदे को मैं जमा करते जा रहा हूं। तो फायदा मेरे पास आता है क्योंकि मेरी लाइबिलिटी कम हो रही। मैं गया पहले क्रिएटर्स के पास, मैंने कहा आप लाइबिलिटी कम करो, मैंने ठीक है, वो अग्री अगर कर लेता है, हमको तो अकाउंटिंग सीखना है, अग्री कर ले तो फायदा हो गया। वो फायदे को इस बॉक्स में जमा कर, अकाउंटिंग एंट्री में सिखा था, डोंट वरी। फिर मैं डिबेंचर होल्डर के पास गया, उसने मतलब कम किया तो फायदा मैंने इसमें डाल दिया। फिर मैंने कहा प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद इक्विटी, उन्होंने अपने कैपिटल को कम कर, तो मेरा फायदा होते ही फायदों को इस बॉक्स में जमा कर दिया। तो ये बॉक्स को मैंने चला कहा एक अच्छे से बॉक्स को बंद करो, इस बॉक्स को मैं अच्छे से एक नाम दे देता हूं। मैंने कहा इस बॉक्स को मैं प्यार से बुलाता हूं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो इस बॉक्स का नाम क्या है बच्चों, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जिसमें सारे फायदे जमा करा जो इस प्रोसेस में मैं करूं, इस प्रोसेस को हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो सारे फायदे को मैंने इस बॉक्स के अंदर जमा कर दिया, ठीक है। एंट्रीज में सिखा रिवाइज करा, उसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। तो सारे फायदे को अपन इसके अंदर जमा कर लिए बेटा, और इसको अपन क्या कहते हैं, सारे फायदे जो अपन इसके अंदर जमा करें उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल, इस बॉक्स को हम कहते हैं कैपिटल रिडक्शन, इसमें सारे फायदे जमा हो। लेकिन मेरे नुकसान है जिनको मुझे इस फायदे के इसमें एडजस्ट करना है, तो मैंने इस बॉक्स में जमा कर लिया सारे फायदे को,
और जो भी नुकसान हो रहा है उस नुकसान को इस फायदे के अगेंस्ट में एडजस्ट करूंगा। एंट्री की फिक्र मत करना। तो मैंने कहा कैपिटल रिडक्शन या अकाउंट इसमें फायदे को जमा करते गया करते करते मेरे सपोज 10 लाख के फायदे इसमें रखे हुए, और मैंने कहा इसमें से नुकसान जो मेरे हैं उसके अगेंस्ट में एडजस्ट, और एक्सपेंसेस थे एग्जांपल्स को राइट ऑफ करना है, लॉसेस जो इसको राइट ऑफ करना है, तो सारे नुकसान को मैं इस फायदे के अगेंस्ट में राइट ऑफ करूंगा। तो मैंने एक राइट ऑफ किया तो मेरा कैपिटल रिडक्शन की वैल्यू कम हुई, फिर दूसरे नुकसान को राइट ऑफ किया, कैपिटल रिडक्शन की वैल्यू कम हुई। ऐसे जो भी नुकसान है वो कैपिटल रिडक्शन के अगेंस्ट बेटा मैं राइट ऑफ करते जा रहा हूं। तो आखिरी में मेरे सपोज 10 लाख रुपए का फायदा हुआ था, इस बॉक्स में रखा हुआ था। 10 लाख रुपए का सपोज मेरा को फायदा होता है, इस बॉक्स में रखा हुआ था, और से मैं कैपिटल रिडक्शन इस नाम से बुलाता हूं इस बॉक्स को, और सारे नुकसान जो थे मेरे इंटरनल रिकंसिलिएशन प्रोसेस के बाद इसी फायदे से मैं एडजस्ट करते गया, और आखिरी में जो भी बैलेंस इस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बचता है उस अकाउंट को हम लोग, जो भी बैलेंस इसमें बचता है वो रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट नहीं, वो कैपिटल नेचर का हो गया ना। अब हम मुकेश अंबानी जी से पूछे बताओ तुम्हारा काम क्या है, तो बोलेंगे कैपिटल रिडक्शन, मेरा काम है इंटरनल रिकंसिलिएशन का, नहीं। तो ये कोई रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट, भाई 10 लाख रुपए का फायदा हो गया था लेकिन 8 लाख रुपए के नुकसान मैंने एडजस्ट करा, इसमें 2 लाख रुपए बचे, क्योंकि कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो गया मेरा 2 लाख रुपए का जो बच गया। सो इसको हम बैलेंस, इसमें जो भी कैपिटल रिडक्शन में बचता है उसको हम आखिरी में ट्रांसफर कर देते कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कहां ट्रांसफर करते कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। इट इज सो सिंपल, ठीक है। तो एंट्रीज रटना नहीं चैप्टर की, मैं आपको बताता हूं, एंट्री वाइज हम करेंगे, रेगुलर बैच में हमने काफी इसके बारे में बात करें, हम लोग इसको रिवाइज करते कि किस तरीके से बच्चों आपको एंट्री फॉर्म करना आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में बताता हूं, आसानी से हो जाएगा। देखो वो डेफिनेशन आपसे कहते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ए चेंज इन कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर एंड एडजस्ट एसेट एंड लायबिलिटीज बुक वैल्यू विदाउट लिक्विडेटिंग द कंपनी। हम कंपनी को लिक्विडेट करना नहीं चाहते और बैलेंस शीट की शक्ल सुधारना चाहते, ठीक है। अब स्कीम अप्रूवल, द स्कीम रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर एंड अफेक्टेड क्रेडिटर्स। ऑब्वियसली आप लाइबिलिटी साइड में आपको जो डिबेंचर होल्डर है, क्रेडिटर्स है, लोन जिनसे आपने लिए बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, उनके राइट्स को अफेक्ट कर रहे हैं ना। उनको आप बोल रहे कि हम आपको कम देंगे, आप थोड़ा सा अपनी कम हमसे, मतलब जो भी मुझको देना उसमें से मैं कम कर रहा हूं उस अमाउंट को, तो कम कर रहा हूं तो वो उनका राइट्स अफेक्ट हो रहा है, तो उनका अप्रूवल लेना जरूरी होता है। कोर्ट का अप्रूवल भी यहाँ पे लगता है। रीजन फॉर इंटरनल रिकंसिलिएशन, व्हेन ए कंपनी हैज अक्यूमुलेटेड लॉसेस, fictitious asset or asset with market value below what, बिलो वैल्यूज। तो अगर उसकी यहाँ पे कहते हैं कि मैंने कंपनी अक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर कुछ है, फिक्टिशियस एसेट और एसेट विथ मार्केट वैल्यू बिलो बुक वैल्यू, मैंने जैसे आपसे कहा कि बुक वैल्यू ज्यादा है एसेट्स की, तो आपको लगा मार्केट वैल्यू कम है, तो अननेसेसरी ओवर वैल्यूड कर रखी बुक्स ऑफ अकाउंट में। देयर आर सो मेनी लॉसेस, देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस जो हमने राइट ऑफ नहीं करे, फिक्टिशियस एसेट लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंस जो हमने राइट ऑफ नहीं करे, देन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड ऑल दैट जो हमने राइट ऑफ नहीं करे, तो वी वांट टू राइट इट ऑफ विदाउट, हम लिक्विडेट भी नहीं करना चाहते कंपनी, ठीक है। तो उसका रीजन है। कंपोनेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है, तो लाइबिलिटी रीअसेसमेंट, लाइबिलिटी द रिड्यूस, तो मैंने कहा लाइबिलिटी साइड में रिड्यूस, लाइबिलिटी साइड को रिड्यूस करते तो आपका फायदा हो जाता है। वैसे शेयर होल्डर्स के भी राइट्स को अपन कम करते हैं, तो रिड्यूसिंग द शेयर वैल्यूज एंड ऑल्टरिंग शेयर होल्डर राइट्स, तो शेयर होल्डर के राइट्स भी अपन कम करते हैं। फॉर एग्जांपल जब अपने को 10 रुपए का फेस वैल्यू, तो अपने बोले उसको 6 रुपए का करता है एग्जांपल, तो 4 रुपए से आपने कम कर दी, तो आप उसकी वैल्यू को क्या करो, कम करो, तो आप उसकी लाइबिलिटी साइड आपका कम और तो फायदा हो गया। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपका फायदा। अब वो फायदे के अगेंस्ट में नुकसान को अपन एडजस्ट करते हैं। Accumulated losses and fictitious assets. The balance is used to write off accumulated losses, fictitious asset, example discount or commission on shares or debenture and preliminary एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आपका डिस्काउंट और कमीशन जो यहाँ पर होता है उसको आप राइट ऑफ करें। एग्जांपल जो आपने राइट ऑफ नहीं करे पहले, तो वो फायदा जो उसके अगेंस्ट में राइट ऑफ अपन नुकसान को करते, एसेट को रिवैल्यू करते, जो भी उसकी रिवैल्यूड अमाउंट उस पर अपन लिखते। तो जनरली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जब करा जाता है कि मार्केट में एसेट की कीमत कम है और बुक में हमारी ज्यादा है। ना मैंने कहा कि जो भी बैलेंस आपका उसको एक जगह जमा करता है, अकाउंटिंग एंट्री नेक्स्ट पेज में मैं आपको बताता हूं, लेकिन एक अकाउंट में हम इसको जमा करते इस फायदे को और नुकसान उसके अगेन एडजस्ट करते, उस अकाउंट का नाम होता है कैपिटल रिडक्शन। उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी कहते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इस बॉक्स को अलग अलग नाम से बुला रहे हैं लेकिन चीज एक ही है। ओके, इसमें जो भी बैलेंस बचता है देन वी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि कैपिटल नेचर का बच्चे प्रॉफिट है। अब इस चैप्टर में एक आपने आर्ट सीख लेना जो बेसिक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज बता रहा कुछ भी नहीं, बहुत बेसिक चीज अकाउंटिंग की, कि आपने बेसिक अकाउंटिंग को थामे रखना है। चैप्टर में कुछ है ही नहीं, कैसे बेसिक अकाउंटिंग हमने थामे रखना बेटा। तो ये आपसे कहता है, आपसे बेसिक अकाउंटिंग क्या कहता है आपसे, कि वो कहता है आपको कि आपने एक चीज ख्याल रखना बेटा, आपको क्वेश्चन में देगा एक बैलेंस शीट देगा आपको। ओके, यू नो इट, बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एक लायबिलिटी साइड होता है, एक एसेट साइड होता है। फिर आपको बहुत सारे वो एडजस्टमेंट देगा, एडजस्टमेंट को पढ़ना, अकॉर्डिंगली आपको जर्नल एंट्री पास करना रहेगा। तो ये आपको पूछेगा क्वेश्चन में करना, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, बैलेंस शीट पुरानी वाली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के पहले, और बहुत सारे 8-10 आइटम देगा और बोलेगा कि उसके एंट्रीज पास करो। और जर्नल एंट्री इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पास करना रहेगा। वो एंट्री कैसे पास करें मैं आपको बताता हूं।
उसके बाद आपको फिर आपको बोलता है कि नई बैलेंस शीट भी आप बनाओ, बोलता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात की। तो आपको इसको ध्यान में रखना बेटा, जो बैलेंस शीट दी हुई उसमें इफेक्ट देना रहेगा जो आपने एंट्रीज पास करे उसके, और उसके बाद जो फिगर आती है आपको न्यू बैलेंस शीट पे लिखना रहेगा। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड रिड्यूस बैलेंस शीट में ऐड कर दे ताकि यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता रहे कि इनका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। अब देखो एंट्रीज चीज की इसमें ना आपने, वैसे मैं एंट्रीज में आपको कराऊंगा, लेकिन एक ना हमेशा एंट्री फॉर्म करने का एक आपको फाउंडेशन से आप ये चीज पढ़ते आ रहे हो बेटा, एक बेसिक फंडा है आपका। क्या बेसिक फंडा है आपका कि एसेट के कौन से बैलेंस होते हैं आपको पता है, डेबिट बैलेंस होते हैं। लाइबिलिटी के बच्चों कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो एसेट के आपके डेबिट बैलेंस होते हैं, एसेट के आपके डेबिट बैलेंस होते हैं, और लाइबिलिटी के आपके कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो मैंने कहा एसेट के आपके डेबिट बैलेंस होते हैं। इंक्रीज इन एसेट, आपको ये बैलेंस शीट है, आपको बैलेंस शीट दे रखा है, ये एसेट उसमें एसेट होंगी। अगर आपने एसेट उसके डेबिट बैलेंस, अगर आपने एंट्री पास करते वक्त, एडजस्टमेंट करते वक्त अगर आपने एसेट अकाउंट को डेबिट करे तो डेबिट डेबिट क्या होता है, प्लस होता है। और अगर आपने एसेट अकाउंट को क्रेडिट करे तो डेबिट क्रेडिट क्या होता है, जस्ट अच्छा डेबिट क्रेडिट ये है, डेबिट डेबिट प्लस होता है, और डेबिट क्रेडिट क्या होता है आपका, माइनस होता है। तो माइनस करना रहेगा आपको। तो आपने डेबिट डेबिट प्लस हो गया, द इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, इतना आपको ख्याल रखना है। तो एसेट के डेबिट बैलेंस तो वो इंक्रीज हुआ तो डेबिट करो, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट करो, और यू कैन से डेबिट किए तो प्लस करना है, क्रेडिट किए तो माइनस करना है, ठीक है। और जो भी फिगर आती है आपकी न्यू बैलेंस शीट में आपको लिखना रहेगा। अब लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट होता है। अब लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस तो वो इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करना होता है। अब मैंने कहा लाइबिलिटी आपका बेटा यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आपको दे रखा है, वो आपका यहाँ पे इंक्रीज अगर होता है वो आपका, तो आपने क्या करें, उसको क्रेडिट करना है क्योंकि उसकी क्रेडिट बैलेंस है। और आपने एंट्री पास करते हुए उसी अकाउंट को अगर आपने क्रेडिट करो लाइबिलिटी को, आपको क्रेडिट करे तो आपका प्लस करना क्योंकि क्रेडिट क्रेडिट प्लस होता है। और अगर आपने डेबिट करते तो उसको क्या करना रहेगा, अपने को माइनस करना रहेगा। डेबिट करे तो आपको क्या करना रहेगा, माइनस करना रहेगा। तो क्रेडिट क्रेडिट प्लस होता है, क्रेडिट डेबिट क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। और जो भी फिगर आती है वो कहां पर आपको न्यू बैलेंस शीट में लिखना रहेगा। ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट यहां पे नोट, इट इज इंपॉर्टेंट इन द क्वेश्चन टू इंटरप्रेट द एडजस्टमेंट गिवन, डोंट वरी। तो मैंने क्या लिखा आपको, डोंट वरी अबाउट द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री की फिक्र आपने नहीं करना, दैट यू विल फॉर्म वंस यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पॉइंट प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। तो आपको जो पॉइंट, इसको रटना नहीं, वैसे मैं एंट्रीज में आपको कुछ बताऊंगा तरीके अभी आपको, लेकिन रटने की जरूरत नहीं। बेसिक अकाउंटिंग को थामे रखना, आपने जो क्वेश्चन में आपको पॉइंट है उसको इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए बेटे। उसको इंटरप्रेट करके बेसिक अकाउंटिंग को थामे रखना कि अगर इंक्रीज इन एसेट आपने डेबिट करना, अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही तो उसको क्रेडिट कर देना, ठीक है। इसका आपको एंट्रीज कैसे, तो मैं नेक्स्ट पेज में, तो वंस यू अंडरस्टैंड द पॉइंट तो यू कैन फॉर्म द एंट्री। एंट्री कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कुछ चीजों ख्याल रखना, ये कि डिफरेंशिएट इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या है मैं आपको बोलता हूं, लेकिन एंट्रीज पे अपन पहले आते हैं, ठीक है। ये एंट्रीज में आपको बता देता हूं। चेंज इन वैल्यू ऑफ शेयर, अब बेसिक अकाउंटिंग को थामे रखना। तो मैंने कहा शेयर कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि उसने बोला सब 10 रुपए का शेयर है और उसने आपको बोला कि नहीं 6 रुपए में लेकर आओ, तो ना क्या होता है 4 रुपए से कम मत करना क्योंकि आपको फेस वैल्यू चेंज करना होता है। तो इफेक्ट, नेट इफेक्ट 4 रुपए का आएगा कि 10 रुपए का शेयर आपको 6 रुपए में लाना, तो डायरेक्टली 4 रुपए से कम मत करना, उसको पहले 10 से आपने पुराने वाले को कैंसिल करना। सपोज 100 था, यहाँ पे मैंने 100 लिखा, तो 100 रुपीज फेस वैल्यू, तो उसको पहले कैंसिल कर दो। तो डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट, नया शेयर दे रहे हो तो डिक्रीज इन कैपिटल आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे डिक्रीज इन कैपिटल आपने क्या करे बेटा, डेबिट करे, डिक्रीज इन कैपिटल आपने क्या करे, डेबिट करे। अब क्या हुआ यहाँ पे कि टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्या करे, आपने वहां पे क्रेडिट करे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है बच्चों आपका, इंक्रीज इन कैपिटल कितना है आपका 75 से आपने क्या करे बेटा यहाँ पे क्रेडिट करे, क्योंकि नया शेयर आपने दिए। तो पुराने वाले 100 वाले को कैंसिल करे और नया वाला दिए। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि 100 से कम हुआ और 75 से आपने दिए नया दी, तो आपको तो 25 का फायदा। जो लाइबिलिटी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, अपने को कैपिटल के भी पैसे देना होता है, वो भी लाइबिलिटी मेरी, बस वो ओनर को देना होता है तो उसका कैपिटल बुलाते। तो 100 मेरे को देना था तो वो मेरी क्या थी, कैपिटल लाइबिलिटी बेटा। अब उसके बदले में मेरे को कितना देना, 75, तो मेरी लाइबिलिटी कैसे 100 से कैंसिल, उसके बदले में 75 की क्रेडिट, मेरा 25 का फायदा हो गया। सो दैट 25 विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट और रीऑर्गेनाइजेशन अकाउंट, उसमें वो फायदा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कोई लाइबिलिटी कम हो रही, तो लाइबिलिटी के कौन से बैलेंस होते, क्रेडिट। डिक्रीज इन लाइबिलिटी आप क्या करोगे, डेबिट। तो देखो आपने डिबेंचर हो गया, कोई भी लाइबिलिटी उसको डेबिट करे। अब लाइबिलिटी कम हो रही, फायदा के नुकसान है, फायदा है, तो फायदा कहां चल गया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, इसको रीऑर्गेनाइजेशन बोले, ये रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बोले, ठीक है। वहां पे आपने लिखे गए। अब इंक्रीज इन लाइबिलिटी, कभी बोला लाइबिलिटी बढ़ गई, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, तो आपने देखो लाइबिलिटी को क्रेडिट करे, दूसरा इफेक्ट आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इसमें चलेगा, है ना, सिंपल है। अब डिक्रीज इन एसेट बोला, एसेट के डेबिट बैलेंस होता है, डिक्रीज बोला तो उसको मुझे क्रेडिट करना होगा। तो देखो आपने यहाँ पे डिक्रीज इन एसेट, एसेट को मैंने यहाँ पे क्रेडिट किया, और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना सिंपल है, इससे आसान आज तक जिंदगी में कुछ नहीं बना। इंक्रीज इन एसेट, एसेट के डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट कर दो, तो एसेट अकाउंट डेबिट, दूसरा इफेक्ट आप लेके चले जाएंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट।
अब आपने कुछ राइट ऑफ करे अक्यूमुलेटेड लॉसेस या आपके कोई फिक्टिशियस एसेट, उसको आपने राइट ऑफ करे बच्चों, तो आपने इसके डेबिट बैलेंस होते इसको राइट ऑफ करे, तो अपने को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट, सॉरी प्रॉफिट आपको इसको राइट ऑफ करे, डेबिट बैलेंस आपने क्रेडिट करके, लॉस है पीएल के डेबिट बैलेंस होता है लॉस का, तो आपने इसको कैंसिल कर दो, क्रेडिट करे। डिस्काउंट हो गया ये कॉमन शेयर्स, या आपने डिबेंचर हो गया डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये कम ये ठीक है, ये कमीशन ऑन शेयर्स या आपने नॉर्मल कमीशन ऑन शेयर्स होना चाहिए। एनीवेज बेटा आपने इसको राइट ऑफ करे, तो और ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इसको आपने राइट ऑफ करे, तो आप इसको राइट ऑफ करे, तो आपने क्या करना है, उसके डेबिट बैलेंस होता है एक्सपेंस के लॉसेस से राइट ऑफ कर दो, क्रेडिट कर दो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में एडजस्ट कर। अभी स्टार मार के उसके ऊपर मैं आता हूँ, और जो भी बैलेंस आपका कैपिटल रिडक्शन में फिर बचा दैट वी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब एक चीज ख्याल रखना, ये जो स्टार मार्कर है हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पर्पज ही होता है कि ये फिक्टिशियस एसेट लॉसेस को राइट ऑफ करो, इसीलिए सच आइटम शुड बी रिटर्न ऑफ इवन इन एब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्शन इन द क्वेश्चन टू राइट इट ऑफ। अपने को इसको राइट ऑफ करना रहेगा, इवन दो क्वेश्चन साइलेंट है उसके बावजूद भी अपने को क्या करना रहेगा, इवन दो क्वेश्चन साइलेंट है उसके बावजूद भी अपने को इसको क्या करना रहेगा, राइट ऑफ करना रहेगा। क्वेश्चन में नहीं बोला राइट ऑफ करो तो भी इंप्लाइड है कि राइट ऑफ करने, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का हमारा पर्पज ही होता है। ठीक है, अब एडिशनल इतना तो अपने को करें, इसके अलावा कुछ और चीजें उसने कह दिया तो कर लेंगे नॉर्मल एंट्री। फॉर एग्जाम्पल कभी कह देता है क्वेश्चन में इश्यू ऑफ शेयर्स के एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ बोला तो उसकी नॉर्मल एंट्रीज पास करना रहेगा। देखेंगे एडिशनल एक्शन, अपार्ट फ्रॉम द अबव द स्कीम में कंटेन रेजिंग ऑफ फाइनेंस बाय कॉल्स ऑन शेयर्स। कभी ऐसा हो सकता है कि पार्टली पेड अप है तो आपने पैसा बुलाया, या और रीपेमेंट ऑफ सर्टेन लायबिलिटी एंड एक्सपेंस। कभी बोलता है कि कोई लायबिलिटी पे कर दो, एक्सपेंस पे कर दो, कोई भी क्वेश्चन में बोला तो उसकी एंट्री अकॉर्डिंगली पास कर लेंगे, एंड फॉर विच नेसेसरी एंट्री विल कम अकॉर्डिंग टू एग्जैक्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन गिवन इन द क्वेश्चन। लेकिन बेसिक फंडे को याद रखना, एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, इंक्रीज हुआ डेबिट, डिक्रीज हुआ क्रेडिट, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इंक्रीज हुआ क्रेडिट, डिक्रीज हुआ डेबिट, कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इंक्रीज हुआ क्रेडिट और डिक्रीज हुआ डेबिट। ओके, नाउ ये डिफरेंस बिटवीन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अब देखो हुआ क्या यहाँ पे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे, और डिफरेंशिएट लिक्विडेशन, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आपकी कंपनी लिक्विडेट नहीं हो रही, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में लिक्विडेट हो जाती है। फॉर्मेशन यहाँ पे नो, क्यों कोई न्यू कंपनी फॉर्म नहीं हो रही बेटा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वही कंपनी में आप रिस्ट्रक्चर करो, मगर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में न्यू कंपनी फॉर्म होती है। कैपिटल रिडक्शन, यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन होता है, और यहाँ पे ऐसा कोई कैपिटल रिडक्शन ये सब नहीं होता, न्यू कंपनी फॉर्म होती है तो वहां पे तो शेयर्स इशू करते हो। लीगल रेगुलेशंस को कंपनीज एक्ट का सेक्शन 66 डील करता है, इसको 232 करता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इतना सिंपल है। इस पर सुपर 60 में क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये चैप्टर ही सिंपल है, इससे इजी कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये पेज नंबर आपके सुपर 60 में पेज नंबर 56 में दिया हुआ बच्चा। ठीक है, 56 में दिया, द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स क्यूब, द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स क्यूब लिमिटेड एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2013 इज गिवन बिलो। अब उसने बैलेंस शीट यहाँ पे अपने को दे रखा है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, देन नॉन करंट एसेट, करंट एसेट उसने आपको यहाँ पे दिया है। ठीक है, फिर शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस उसने यहाँ पे उसके ये सारे रिजर्व एंड उसने आपको वो दे रखा है, नोट्स टू अकाउंट उसने दे रखा है। ठीक है, अब आपने जब भी क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के जब भी आप सॉल्व करते हो तो आपने ख्याल रखना, अपने को ये जैसे यहाँ पर 9 पॉइंट दे रखा है बच्चों, तो ये 9 पॉइंट का अपने को पढ़ना और इसकी एंट्री पास कर रहे हैं, इससे आसान कुछ भी नहीं। अब मैं आपको डायरेक्ट यहीं से पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन आपको दे रखा है उसने, कुछ भी नहीं, सिंपल है, बैलेंस शीट दिया है, उसके नोट्स टू अकाउंट नीचे दे रखा है। ठीक है, अब एंट्री फॉर्म कैसे करना, एक बार क्विक हम उसको रिवीजन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहला कह रहा है द प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिटर्न डाउन टू ₹80 एंड द इक्विटी शेयर ₹2, मतलब हमको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो 100 का है उसको 80 पे लेके आना। एक एक करके बात करता हूं, 80 पे लेके आना। तो पहले मैंने आपको सिखाया भी 2 मिनट पहले कि आप पहले 100 वाले को कैंसिल करो, इसको कैंसिल करेंगे, फिर कोई भी कैपिटल हो सकता है, प्रेफरेंस हो सकता है, इक्विटी, आपने कैंसिल करेंगे। तो आप देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका कितने का बच्चों, यहाँ पे ये तो ऑथोराइज दे रखा है, ये इश्यूड सब्सक्राइब पेड अप, ये आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आपका, ये 200 का है आपका। ठीक है, अब देखो यहां पर उसने क्या किया, 200 से कैपिटल को कम किया, डिक्रीज इन कैपिटल, क्योंकि ये आपका 100 का था। ठीक है, अब एक्चुअल में नंबर ऑफ शेयर कितने, 2 लाख है, तो अब मेरे को 80 पे बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा बेटा 2 लाख शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 80, दैट विल कम 160, दैट विल कम हाउ मच, 160। ठीक है, तो 200 है आपका, और आपने उसको कितने पे लेकर आया, आपने उसको लेकर आया कितने पे, 160 पे, तो बच रहा कितना आपका, 40 आपका बचा, दैट इज वो आपका फायदा हो गया। उसका आप रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, वो एक ही चीज है, रिकंस्ट्रक्शन बोलो, कैपिटल रिडक्शन बोले, सारी एक ही चीज है बेटा। अब वैसे इक्विटी का आपको उसने कहा कि उसको कितने पे लेके आना, 2 पे लेके आना। तो इक्विटी एक्चुअल में है कितना आपका, इक्विटी अभी हमारा 10 रुपए का 50 लाख शेयर। ठीक है, तो आपका टोटल था कितना, वो आपका 500 है, तो आपने 500 से कैंसिल करे। ठीक है, अब आप उसको लेकर आ रहे 2 पे,
तो वैसे शेयर्स कितने आपके 50 लाख, तो 50 लाख मैंने कहा शेयर से और 2 रुपए का एक लेकर आ रहे, तो आगे आपका 100 बचा हुआ फायदा हो गया, तो आपका चले गया रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। ठीक है, अब उसके बाद वो आपको सेकंड पॉइंट कहता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इन अरियर्स फॉर 3 इयर्स, जो कि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड थे जो 3 साल से अरियर्स में थे, टू बी वेव्ड ऑफ बाय 2/3। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बच्चे कभी सोचते थे 2/3 से वे ऑफ कर रहे डिविडेंड को, उसकी एंट्री पास करो, उसकी एंट्री पास ही नहीं हुई। अब बोले हाउ इट कैन बी पॉसिबल, 2/3 वे ऑफ कर रहा है, आप बोलते उसकी एंट्री मत पास करो। हाँ, उसकी एंट्री पास करना ही नहीं। अब क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपने प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल आपने ऐसे कोई अकाउंट ही नहीं क्रिएट करे। अगर डिविडेंड पेबल कोई अकाउंट बैलेंस शीट में रहता है, इसका मतलब आपने पहले लायबिलिटी बुक करे। आई मीन टू से, अगर आपने कोई चीज को लायबिलिटी पहले बताए ही नहीं हो, अगर आपने कोई लायबिलिटी पहले बताए ही नहीं हो, तो लायबिलिटी का कैंसिल करने का सवाल ही नहीं उठता। तो 2/3 आपने पहले, तो आपने प्रेफरेंस डिविडेंड ऐसा लायबिलिटी नहीं बताया, तो कैंसिल करने का सवाल ही नहीं उठता। तो 2/3 की कोई एंट्री पास अपने को करना ही। लेकिन जो बैलेंस 1/3 है, उसके लिए आप इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हो। तो कुछ बच्चे सोचेंगे सर डिविडेंड आप मतलब लायबिलिटी आपकी कैंसिल हो रही है, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी आप डेबिट कर दो। तो सम ऑफ यू मे से दैट लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कर दो, लेकिन लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट ही नहीं कर। आप बोले क्यों? क्योंकि लायबिलिटी बुक ही नहीं करे ना। यस, मगर आप शेयर इश्यू करते तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपके जरूर क्रेडिट होगा, लेकिन आप लायबिलिटी कोई अकाउंट रहता तो कैंसिल करता बेटा। लायबिलिटी डिविडेंड के ऊपर अगर कोई लायबिलिटी रहती तो कैंसिल करता, है ही नहीं ऐसे। लेकिन शेयर इश्यू करते टू इक्विटी शेयर कैपिटल करेंगे, और डेबिट ऑब्वियसली हमको करना रहेगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को। तो आप यहां पे देखोगे कि आपके 200 का प्रेफरेंस शेयर से 8% डिविडेंड होगा उसका, और हाउ इट कैन बी 3 1/3 उसने बोला। अच्छा, 1/3 3 साल का वो आउटस्टैंडिंग, तो मल्टीप्लाई बाय 3, इसका 1/3 उसने यहाँ पे लिया। ठीक है, तो आपका 16 आ रहा है। ठीक है, 200 का 8%, 3 साल का, उसका 1/3 16। तो आपने इक्विटी शेयर कैपिटल को तो क्रिएट कर दी, किसको डेबिट करना पड़ेगा? रिकंस्ट्रक्शन। बच्चे सोचे नहीं सर वो करो लायबिलिटी को कैंसिल। अरे लायबिलिटी बुक ही नहीं करे तो कैंसिल करने का सवाल ही नहीं उठता, तो दैट गोस टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ओके, अब उसके बाद यहां पे कहता है आपसे थर्ड, डिबेंचर होल्डर अग्री टू टेक वन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट इट्स बुक वैल्यू ₹150 लाख इन पार्ट पेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग। मतलब पूरे का सेटलमेंट नहीं कर रहे डिबेंचर होल्डर जो होंगे, उन्होंने बोले कि एंड द बैलेंस डिबेंचर टू रिमेन इज लाइफ। बचे जितने की भी डिबेंचर होंगे, तो डिबेंचर होल्डर आपके जितने भी की होंगे, डिबेंचर होल्डर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। कहाँ? लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 3 में आपको मिलेंगे। डिबेंचर होल्डर है मेरे 200 के, तो वो 200 बोलते नहीं, पूरा सेटलमेंट नहीं करे। 200 में से उन्होंने बोले कि हम लोग बोले 150 का सेटलमेंट करो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेकर चले जा रहे। मतलब उन्होंने बोले पैसा नहीं दे पा रहे, तो प्रॉपर्टी लेके चले गए 150 लाख की। ठीक है, तो आपकी लाइबिलिटी कैंसिल हो रही है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिबेंचर कैंसिल हो रहा है। तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्या करते हैं बच्चों? पर डेबिट करते हैं। तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी हम लोग डेबिट करेंगे। तो डिबेंचर अकाउंट को मैं क्या करूंगा बच्चों? यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा बच्चों? वहां पे डेबिट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करा। कितने से डेबिट किया बेटा? डिबेंचर अकाउंट को 150 से, डिक्रीज इन लाइबिलिटी 150 किया। ठीक है, अब उसके बाद एसेट भी तो कम हो रही, क्योंकि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेके जा रही। डिक्रीज इन एसेट कितना आसान है, देखो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट 150। वो 50 का मत बोलो डिबेंचर तो 200 की। तो उसने क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोला कि जो रिमेनिंग 50 वो एज ए लाइबिलिटी रहेंगी, उसका कोई सेटलमेंट अभी नहीं किया। ओके, उसके बाद कहता है इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर टू बी पेड इन कैश। तो आपका इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिबेंचर कोई आपकी लाइबिलिटी नजर आ रही है क्या? देखो आप अदर करंट लाइबिलिटी में आपको दिख रहा है 12 ही इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन, इसको पे कर दिए रहे पूरा। डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, तो दिस इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और आपने पे करे, पैसा गया तो टू बैंक अकाउंट। कितना सिंपल, बेसिक को थामे रखना, एंट्रीज को रटने की जरूरत ही नहीं होती। ओके, नाउ रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी, अब रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी कितने की आपकी? पीपी नोट नंबर 6, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी मेरी कितने की थी बेटा? 275। अब 275 में से 150 तो वो लेकर चले गए डिबेंचर होल्डर, तो 275 माइनस 150 दैट्स कम 125। इसको वो रिवैल्यू करने पे बोल रहा है पॉइंट नंबर 5 में 200 पे। तो मेरे को कितने से बढ़ाना है? 75 से मेरे को बढ़ाना है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट 75, मेरा फायदा हो गया, एसेट की वैल्यू को बढ़ा रहा है। तो दूसरा इफेक्ट अपने सीधा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में लेकर चले गए। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कितना सिंपल है बेटा। ओके, अब उसके बाद वो आपसे कहता है ऑल इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट फॉर ₹125 लाख। आपने सारे के सारे इन्वेस्टमेंट बेचे। कितने में बेचे आपने? 125 लाख में। तो आपका 125, आपके इन्वेस्टमेंट थे कितने के? इन्वेस्टमेंट आपके थे 100 की चीज 125 में बेचे। वैसे तो इसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन क्योंकि ये रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस के वक्त ही हो रहा है, तो आप उसको रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के वक्त हो रहा है, तो हम उसको रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो मैंने एंट्री पास किया, बैंक अकाउंट डेबिट 125, मैंने एंट्री पास किया बैंक अकाउंट डेबिट 125। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट मेरे पैसा है 125, तो मैंने उसको लिख लिया। मेरे पास इन्वेस्टमेंट गया 100 का, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को कर दिया, और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में कितना कर दिया बच्चों? 25 मैंने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में यहाँ पे कर दिया। ओके,
अब देखो उसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है, उसके बाद वो आपसे डन, उसके बाद वो पॉइंट नंबर 7 आपसे वो कहता है कि 70% ऑफ डायरेक्टर्स लोन टू बी वेव्ड ऑफ। अब डायरेक्टर लोन लायबिलिटी लिखी हुई यहां पे देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 150, इसका 70% वो आता है 105। तो वो कहता है वे ऑफ, क्या कह रहा है 70% डायरेक्टर लोन टू बी वे ऑफ एंड फॉर द बैलेंस इक्विटी शेयर। तो वो कह रहा है कि मतलब हम कैंसिल तो लोन पूरे से हो रहा है, लेकिन 70% से माफ कर दिया और बचे हुए 30% के लिए इक्विटी शेयर। तो कैंसिल तो पूरे से हो रहा है आपका 150 से, क्योंकि आप बचे हुए 30 के लिए इक्विटी दे रहे हो ना, तो लोन तो पूरे से कैंसिल करना पड़ेगा। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, तो लोन अकाउंट डेबिट 150, और आप 30% के लिए इक्विटी शेयर देते हो, 150 का 30% आपका 45 होगा। ओके 45, और बचा हुआ वे ऑफ कर, तो हमारा फायदा हो गया, तो दैट वी ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कितना सिंपल है। ओके 40% ऑफ सन्ड्री डेटर्स एंड 80% ऑफ इन्वेंट्रीज टू बी रिटर्न ऑफ। अब सन्ड्री डेटर्स और इन्वेंट्रीज एक एसेट होते हैं, एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, उसको राइट ऑफ करने बोल रहे हैं, तो उसको क्रेडिट करना हूं क्योंकि उनके डेबिट बैलेंस होते हैं। तो आपने देखे यहाँ पे अच्छा से कंबाइन एंट्री के, लेकिन इट्स ओके। सन्ड्री डेटर्स का 40% और स्टॉक का आपका 80% राइट ऑफ किया, तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। अब यहाँ पे उसने और कुछ भी बोला होगा, कुछ और कहा है इसने, यस पेनाल्टी कंपनीज कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट अमाउंटेड टू 300 लाख हैव बीन सेटल्ड बाय पेइंग पेनाल्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे ने कई बार 300 का समझ, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आप अगर फुलफिल नहीं करे तो आपको पेनाल्टी पे करना है। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट 300 का फुलफिल नहीं करे तो आपको पेनाल्टी पे करना पड़ेगा 5%। तो 300 का 5% आपको लेना पड़ेगा, तो दैट विल कम 15। ओके पाएंगे आपका कितना 15। अब देखो यहाँ पर आपने उतना आपको पे करना, तो ये आपने 15 पे करे, ठीक है। अब इसने एक ही एंट्री पास कर दिया इसे, लेकिन आप इसके अलग अलग एंट्री पास करते हैं, 8 9 सब मिला के इसने कर दिया। लेकिन मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन में नहीं कहा तो भी आपको एक चीज करना होता है। आपने कहा क्या चीज करना होता है बेटा, आपकी जो लॉसेस रहता है उसको राइट ऑफ। अब रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2 में जाऊंगे, नेगेटिव लिखा हुआ लॉस है 281 का आपको, तो उसको आपको इवन द क्वेश्चन साइलेंट है, मैंने अभी बताया आपको कंसेप्ट बता दो, उसके राइट ऑफ करिए, आपने करें। अभी आप इसको अलग से भी बता सकते थे, जो बैलेंसिंग फिगर जो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में दैट वी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इससे बनाया यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। देखो ये कैपिटल रिजर्व उसको ट्रांसफर कर दिया उसने, तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 143। इट्स सो सिंपल, ठीक है। एग्जाम में आया तो बोनस मार्केट, ये बस आपने याद रखना जो आपको रिपीट जिससे मैंने बताया, सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पे इसके रिवाइज करे। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।